गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या प्लान है? आई एम ऑल गुड। हाउ आर यू? सही है। सही है। ऑल इज वेल होना ही चाहिए। ठीक है जी। सो आज की क्लास में हम लोगों को एरिया स्टार्ट करनी थी, राइट? डेफिनेट इंटीग्रल में क्या क्या स्टेटस है आपकी प्रैक्टिस का? डेफिनेट इंटीग्रेशन में गेम कंप्लीट हो गई है होगी। गेम तो हो ही गई होगी ऑब्वियसली। टेक्सचुअल ऑल डन। गुड। तो उसके डाउट तो तुमने शेयर नहीं किया यार। टेक्सचुअल अगर हो गया तो अब तो आपको असाइनमेंट पे जाना चाहिए, बट डाउट शेयर कर देना चाहिए ना। तो अब देखो, असाइनमेंट्स जो है ना, वो इनडेफिनिट और डेफिनिट की कंबाइनली करो। असाइनमेंट्स को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप 10 क्वेश्चन इनडेफिनिट का और 10 डेफिनिट का और टेस्ट कंडीशन में कर लो। 20 क्वेश्चन 1 आवर, फिर 10 इंडेफिनिट का, फिर 10 डेफिनिट का, 20 क्वेश्चन 1 आवर। ऐसा करके टेस्ट कंडीशन में इंडेफिनिट डेफिनिट असाइनमेंट करते जाओ। ठीक है? तो उसमें दो पूरा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इंडेफिनिट की भी हो जाएगी, डेफिनिट की हो जाएगी। बाय द टाइम एरिया आ जाएगा, एरिया खत्म हो जाएगा, तो एरिया के भी 5 क्वेश्चन उसमें डाल दो, तो 25 क्वेश्चन के टेस्ट कर देते जाओ। ऐसे ही करके प्रैक्टिस करिए। एनीवे, सो लेट अस बिगिन विद area enclosed by curves. Area enclosed by curves. In this topic, first we are going to take up the area enclosed by a function and axis of x between two ordinates, say x equal to a and x equal to b. So suppose we have to find out the area enclosed by a function y is equal to fx and x-axis between two ordinates x equal to a and x equal to b. तो देखो, सिचुएशन अगर आप ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो, मीन्स ग्राफिकली एनालाइज करो, तो किस तरह की सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है वो देखते हैं। एक कर्व है, फंक्शन है, तो उसका ग्राफ होगा। तो हमने बोला कि सपोज ये ऐसा सिचुएशन है कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन को हम कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से द ग्राफ ऑफ फंक्शन आई कंसीडर लाइक दिस। ये है y इक्वल टू एफ एक्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल इज द जो फर्स्ट थियरम अपने इंटीग्रल कैलकुलस का पढ़ा था, वो था ही कि व्हेन अ फंक्शन हैज पॉजिटिव वैल्यू देन द इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट्स द एरिया। तो कॉन्सेप्ट वही है, उसी थ्योरम उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस तो आप देख ही रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, मतलब वाई इक्वल टू 0। तो ये y इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू एफ एक्स है। और अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक एलिमेंट लेते हैं, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट। तो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो dx है, विच इज इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी।
ये चीज dx विड्थ है और ये डिस्टेंस कितनी है, x है। कहां से, ओरिजिन से। तो ये एरिया को हमने बोल दिया क्या, इसका एरिया क्या होगा जरा बताओ। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगुलर एज्यूम करके और इसका हाइट इनटू बेस fx dx बोलना बेटर होगा या मॉड fx dx बोलना बेटर होगा, बिकॉज at times function can have negative value. तो mod fx is the height and dx is the width or base. तो mod fx dx है जिसको हम dA बोलते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल की एरिया dA है और सपोज करो हमें एरिया कहां से चाहिए, x इक्वल टू a। जब x की वैल्यू a है से दिस इज a, से लेके जब x की वैल्यू b है से दिस इज b। तो we are looking for this area x equal to a, this is the ordinate x equal to a, and similarly there is the ordinate x equal to b. तो हमें कौन सी एरिया चाहिए, हमें एरिया चाहिए the complete shaded area, this one, ये पूरी एरिया we are looking for, ये एरिया। और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या होता है तो आपको पता ही है कि ये चीज जो है ऐसे समझो आप, एक मूविंग एरिया कर्टन समझते हैं ना, मूविंग एरिया कर्टन कंसीडर करते हैं कि मान लो इनिशियली एक x डिस्टेंस एट इंस्टेंट x पर ये एक कर्टन है और यही कर्टन मूव कर रहा है, यही होता है ना, ये कर्टन मूव कर रहा है और जैसे जैसे ये मूव करता है x चेंज होगा, ये कर्टन मूव करेगा और कर्टन अनफोल्ड होते हुए b तक जाएगा। जब b तक जाएगा तो टोटल एरिया हो जाएगी। अभी इसकी एरिया को a बोल रहे हैं तो मतलब ये जितना पोर्शन मैंने बताया, ये वाला पोर्शन, ओनली दिस मच, यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन का एरिया a है और ये है dA और यही a की वैल्यू x a होगा तो a क्या होगा, व्हेन x इज a देन a कर्टन का ये वेरिएबल एरिया या मूविंग एरिया भी बोलते हैं, वेरिएबल एरिया बोलते हैं, ये 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू a होने के बाद ये कर्टन अनफोल्ड हो गया और जब x b होगा तो यही एरिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट एरिया हो जाएगी, a की वैल्यू a हो जाएगी। ऐसा कोई डाउट इसमें? no sir तो can't we say that the total area A will be equal to summation of all such differential area elements dA integrated 0 to A? yes sir And if I change the variable dA को अगर हम dx के फॉर्म में ले आए तो dx क्या है आपका, तो आपने बोला कि it is mod fx dx, fx का mod into dx, because now the variable has been changed, so correspondingly I have to change the limit. एरिया जब 0 है तो x की वैल्यू क्या है, a है, और एरिया जब a है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। तो एरिया enclosed by function and x axis between the ordinate x equal to a to x equal to b is given by, जल्दी बोलो क्या क्या कंक्लूड किया हमने कि दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल a to b mod fx dx। मॉड लेने का पर्पस ये था क्योंकि लोअर लिमिट से अपर लिमिट जा रहे हैं तो dx पॉजिटिव है, dx का साइन कन्वेंशन आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट लेक्चर, dx इज पॉजिटिव क्यों, बिकॉज a इज स्मॉलर देन b, dx होता x2 माइनस x1। तो अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो x2 बड़ा है x1 छोटा है, x2 मतलब ये वाला ऑर्डिनेट और x1 मतलब इसका पहले वाला ये वाला ऑर्डिनेट, तो x2 बड़ा है x1 छोटा है तो dx पॉजिटिव है। और मॉड fx भी अगर पॉजिटिव है तो एरियाज
एरिया एलिमेंट्स का एरिया जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और तभी जा करके हम सारे एरिया का सम करेंगे और एरिया मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द एरिया enclosed between enclosed by y is equal to the curve y is equal to 2x square plus 1 and x axis between ordinates x is equal to -2 to x equal to 3। तो ऑब्वियसली बात समझ गया। फटाफट जब इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो आप इंस्टेंटली सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे आप कि उसका ग्राफ बना लेंगे। बिल्कुल, मतलब एक प्रैक्टिस कर रख लो कि ग्राफ बनाना ही बनाना है। उससे बेशक अभी आपको फायदा कोई नहीं है, ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, समटाइम्स बिना ग्राफ के भी एरिया निकल आएगी सीधे इंटीग्रल से, बट हमें ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। तो जितने ग्राफ बनाएंगे उतना आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे, और चीजें कैलकुलस में यूज होंगी, और कैलकुलस का पूरा कैलकुलस का रिवीजन होता रहेगा। तो हमने फटाफट ग्राफ बना दिया। ग्राफ कैसा है, कौन सा कर्व है ये कौन सा पैराबोला। कर्व? पैराबोला है। पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स किधर है? क्योंकि ये x में इवन है तो शिफ्टेड होगा सर। y एक्सिस एक्सिस है, वर्टेक्स होगा 0,1। x को 0 पुट कर दो, y क्या आता है 1। तो x इक्वल टू 0 एक्सिस है, ये तो सबको दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 एक्सिस है। तो जो एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होती है तो वर्टेक्स यहाँ आ गया, और ये पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। अब इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया बोल रहे हैं, कहां से कहां तक बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं -2 से स्टार्ट करके 3 तक। तो मान लो ये -2 है और यहां से लेके कहां तक, 3 तक, ऐसा मान लो। ऐसा ये एरिया चाहिए, निकाल लो। क्या किया हमने, कैसे किया, तो बोलते हैं कि नथिंग बट एक एलिमेंट लेंगे हम dx विड्थ का, ऐसा यहाँ पर ऐसा एलिमेंट ले लिया। कहाँ से, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट का एरिया क्या हुआ, सबसे पहले ये बताओ। इसका एरिया हुआ fx dx, तो इंटीग्रल ऐसे लिखेंगे 0 to a dA, एंड dA क्या हुआ, तो बिकॉज फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है, dA हो जाएगा y dx। बोलो, ये पॉइंट जो है x, y हुआ, और y क्या है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो y dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की वैल्यू -2 से 3 तक वेरी करेगी, तो -2 to 3। अब y को रिप्लेस कर दो x के फॉर्म में, तो क्या आ गया, इंटीग्रल -2 to 3 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। एंड चाहो ऐसे ही आंसर कर दो स्ट्रेट अवे, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रल क्या होगा, तो x को के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, 2x³ by 3 प्लस x इवेलुएटेड अंडर द लिमिट -2 से 3, एंड गेट मी द आंसर फाइनली। जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्या आएगा आंसर, 18 + 3 21। और जब x की वैल्यू आप -2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, -2 पुट करेंगे तो -16/3
negative 16/3 negative 2. And if you simplify, it comes out to be 21 plus 2, 23, 23 plus 16/3. ये क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा, फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? तो ये 79 दिख रहा है, 69, 69 प्लस 16 कितना हुआ? 85, 85/3 स्क्वायर यूनिट. तो ये है कि हाउ डू वी फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ फंक्शन एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द टू डिफाइंड ऑर्डिनेट्स. तो ये कौन सी एरिया हमने कैलकुलेट करी? विच एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? जो कैलकुलेशन में आई वो एरिया ये एरिया थी. ये वाली एरिया. ये सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो इस पूरे डिस्कशन में? नो सर. अच्छी बात है. तो अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं एरिया कैलकुलेट करने के लिए तो आप कर जाएंगे? यस सर. मतलब एक्स एक्सिस से इनक्लोज एरिया अगर निकालनी है तो आप कर जाएंगे. चलिए, तो एक क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द एरिया. तो ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया. ये a लेस देन b है ना? अगर a ग्रेटर देन b होगा तो मॉड लेना पड़ेगा. जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा तो मॉड लेना पड़ेगा. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to x e raised to the power x and x axis between the ordinate 0 and 2. x equal to 0 और x equal to 2 के बीच की एरिया चाहिए enclosed by y is equal to x ex and axis of x. तो आपने सबसे पहले x ex के बारे में थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि मैंने बोला कि हम ग्राफिंग भी करेंगे साथ के साथ में, कोशिश करेंगे ग्राफ बनाने का. ठीक है, तो y x ex है तो क्या करेंगे? y प्राइम देखेंगे, है ना? तो आएगा ex इंटू एक्स प्लस 1 और y प्राइम अगर x की वैल्यू -1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा. तो y प्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, इट इज नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन -1 एंड पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन -1. तो कहने का मतलब है कि जो -1 पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ, बोलो, मिनिमा है. तो फंक्शन का नेचर लगभग समझ में आ गया. अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं. एरिया पर डोंट रश टू द एरिया. मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है एरिया निकालने की. हमें ओवरऑल फंक्शंस को समझना है. y इज एक्स ई की पावर x है. आपने बोला कि फंक्शन का -1 पर वैल्यू क्या आएगा? -1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 1/e. अरे ये फंक्शन है भाई, तो -1 पर वैल्यू क्या आएगा फंक्शन का? -1 by e. -1/e. ठीक है. और 0 पर वैल्यू क्या आएगा? 0. यस सर. -1 पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इसकी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू है. लीस्ट वैल्यू है ना? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी? -इंफिनिटी. यहां से ग्राफ पास करेगा, यहां से भी ग्राफ पास करेगा. ये ग्राफ ऐसा कुछ है ऐसा. इधर क्या हाल है? इधर ये मिनिमा है. -इंफिनिटी पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? मतलब लिमिट क्या होगी? कैन यू टेल मी? लिमिट x टेंडिंग टू -इंफिनिटी of this function.
तो इसको आप x अपॉन e रेज टू द पावर माइनस एक्स लिखेंगे। अब ये इंफिनिटी बाय कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है ना? Yes, sir. तो एल'हॉपिटल रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव से 0 की तरफ। मतलब समझ रहे हो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। ये ग्राफ ऐसा होगा। कितने लोग को ग्राफ समझ में आ गया? जल्दी बताओ। मतलब माइनस इन्फिनिटी पर ये एक्स एक्सिस पे मर्ज हो जाएगा, फिर यहाँ डिक्रीज करके मिनिमम वैल्यू देगा, फिर ये ओरिजिन पे जाएगा और ओरिजिन से ये इंक्रीज करता रहेगा ऐसा इन्फिनिटी। अब हमें एरिया कौन सी चाहिए? तो हमें एरिया चाहिए था 0 से 2 तक। तो वी आर नॉट मच कंसर्न अबाउट एरिया वाला काम, तो बहुत आसान है, वो तो हो ही जाएगा। तो वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया, ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी है। कर लो फटाफट, कैलकुलेट कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया आ भी गई होगी, जिन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा उनका आंसर आ गया होगा। आ गया कि नहीं आया? क्या है ये एरिया बोलो? तो दिस एरिया कम्स आउट टू बी, बस ऐसा एक एलिमेंट लिया होगा आपने, उसी एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इंटीग्रल एरिया इज इंटीग्रल 0 टू कहां तक? 2 तक। 0 टू 2, बिकॉज फंक्शन पॉजिटिव है। ग्राफ बना लिया तो हमें पता चल गया फंक्शन पॉजिटिव है। फंक्शन पॉजिटिव है तो x इंटू ई रेज टू द पावर x dx इवेलुएट करो। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? तो इसका इंटीग्रल निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, 0 टू 2 ई एक्स एफ प्लस एफ डेक्स वाले फॉर्मेट में ले जाओ। तो x का डेरिवेटिव +1 -1 +0, क्या आया आंसर जाए? ई रेज टू द पावर x f, f मतलब x -1 इवेलुएट अंडर द लिमिट 0 टू 2 एंड गेट मी द आंसर। अगर आप 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - 1 इज 1 ई स्क्वायर। अगर आप 0 वैल्यू पुट करेंगे, -0 वैल्यू पुट करेंगे तो -1 तो +1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ई स्क्वायर +1 स्क्वायर यूनिट। I hope you all are comfortable. Answer say you all agree with the answer. Yes, sir. तो अब देखो, जिन लोगों ने भी फटाफट तुरंत सबसे पहले आंसर लिख दिया था, उनमें कई सारे लोग का आंसर गलत था। देखो, ई स्क्वायर -1, ई स्क्वायर -1, ई स्क्वायर +1, ओके, ई स्क्वायर है, कुछ भी आंसर बोल देते हो आप लोग। -1/, अच्छा -1/, तो आपने वैल्यू बोली होगी, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं, प्लीज डोंट रश टू द आंसर। अभी आप जब कोई चीज को आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर कोई जल्दबाजी क्यों भाई? पहले इत्मीनान से प्रॉब्लम को समझो, इत्मीनान से प्रॉब्लम को करो, स्पीड अपने आप बनती है, आपको पता है। ठीक है जी, क्लियर? आगे चलें। तो फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच एनक्लोज एरिया निकालने का तरीका आपको थोड़ा समझ में आया कि ऐसे वर्कआउट करते हैं। अब आते हैं एक क्वेश्चन और करके बताओ। चलो पहले वाई एक्सिस भी देख लेते हैं फिर, है ना। तो अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? बात वही है, बस थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दिया मैंने कि हाउ टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस, कर्व एंड वाई एक्सिस between the abscissa y equal to c and y equal to d। तो अगर मुझे कर्व और y एक्सिस के बीच एरिया चाहिए c to d, तो हम कुछ ऐसे करेंगे। हमारे पास दो मेथड होंगे, दो अप्रोच होगी, दोनों में से जो भी सुइटेबल अप्रोच लगेगी हम वो फॉलो करेंगे। सबसे पहली अप्रोच तो स्ट्रेट अवे कि मान लो हमारा फंक्शन ऐसा है, y equal to fx है।
और हमें कौन सी एरिया चाहिए, तो बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस और कर्व के बीच की एरिया चाहिए। किसके बीच में चाहिए, तो एक्स, ये वाई इक्वल टू सी है और ये वाई इक्वल टू डी। तो हमें कौन सी एरिया चाहिए, तो आपको समझ में आ ही रहा। तो ये एरिया कैलकुलेट करनी है, ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी है आपको। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए करिए, क्या करेंगे, अब एलिमेंट कैसे लेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से भी काम कर सकते हैं और वर्टिकल एलिमेंट से भी काम कर सकते हैं। एरिया एलिमेंट का इन जो ओरिएंटेशन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, हम अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एरिया एलिमेंट लेता हूं तो कैसे लूंगा, तो मैं ऐसा एक एरिया एलिमेंट चूज करूंगा, ऐसा। लेट्स कंसिडर an area element of width dy width का एरिया एलिमेंट लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल एरिया एलिमेंट मैं बोल रहा हूं इसको। कहां पर लिया, कहां पर कंसीडर किया, तो y डिस्टेंस पर, ओरिजिन से y डिस्टेंस पर, ओरिजिन से y डिस्टेंस पर dy width का एरिया एलिमेंट लिया। अब उस एरिया एलिमेंट का एरिया क्या होगा, कैन यू टेल मी, what will be the area of this area element? अरे ये डी हाँ क्या, वाई ये इसकी हाइट हो जाए, इसकी लेंथ हो जाएगी x और विड्थ हो जाएगी dy। तो x के बजाय इसको भी अगर बोलना चाहे ना, तो इसको हमें x के बजाय मॉड x बोलना ज्यादा सुइटेबल है, मॉड x इंटू डी वाई। तो dA आपको क्लियर दिख रहा है, dA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू डी वाई। अब y fx है तो x हमें निकालना पड़ेगा। तो इस अब फाइनली आप एरिया पे आ जाओ भाई, लिखो। तो एरिया a, यहाँ पर भी एरिया a क्या है, तो ये c है और ये d है। एरिया a इज इंटीग्रल 0 to a dA, and what is dA, dA is mod x dy, mod x dy। तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो y वेरी करेगा c से d तक। अब mod x का मतलब y अगर fx है तो x क्या होगा, x होगा f इनवर्स y। तो आप लिखेंगे f इनवर्स y dy, और y वेरी कर रहा है c से d। तो हम ये कर सकते हैं y एक्सिस एरिया निकालते समय, लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन करते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि उन केसेस को हम कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इवेलुएट द एरिया enclosed by y is equal to 3x square and x axis, no, y axis between abscissa y equal to 0 to y equal to 3। क्या होगा, तो सिंपल है जी। क्या किया आपने, आपने फटाफट ये कर्व के बारे में है, ये भी ये पैराबोला है, बहुत सिंपल ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया। पैराबोला कैसा है, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है। इसका वर्टेक्स कहाँ है, वेयर इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, ओरिजिन 0,0, वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड। ड्रॉ करके और एरिया जो चाहिए उसको पहले शेड कर दो। शेड द एरिया, पहला स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफाई द एरिया, शेड द एरिया।
तो ये है, मान लो यहाँ पर 3 है, तो हमें ये एरिया चाहिए, पैराबोला एंड वाई एक्सिस। कौन सी एरिया चाहिए भाई? यही एरिया चाहिए ना टोटल। ये एरिया चाहिए। तो कैसे वर्कआउट किया जाए? तो मैंने बोला कि इसको वर्कआउट करने का एक तरीका ये है कि आप यहां से एक ऐसा एलिमेंट लीजिए, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लीजिए, रादर आप ये भी बोल सकते हैं कि हम इतना ही एलिमेंट लेंगे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे। हाँ, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इज इक्वल टू रूट ऑफ y। 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर है सर। 3x स्क्वायर है, ओके 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 ओके, रूट ऑफ y बाई 3 हो जाएगा, यही होगा। यस सर। अब ये जो x इक्वल टू रूट y बाई 3 मैंने लिखा, तो वो सिर्फ इतने कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ध्यान रखना आप। इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूड कर्व, पैराबोला का राइट वाला पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी इस कर्व से, तो इधर वाला पोर्शन नहीं गवर्न हो रहा है। अब हमने ये वाला एरिया एलिमेंट लिखना है, क्या लिखो बोलो? तो ये हो गया x और ये हो गया dy। तो हमने बोला कि dA हमारा हुआ, बोलो, x टाइम्स dy। x dy, and that is nothing but root of y by 3 upon dy into dy। वेरी राइट। अब हमें ये एरिया निकालनी है, अगर ये वाली एरिया, ये कैसे निकलेगी एरिया? तो ये है y इक्वल टू 3 और ये है 0, 0 से 3 के बीच की, है ना। अब क्या लिखेंगे? तो रिक्वायर्ड एरिया हमारी जो है वो एक्चुअली 2 टाइम्स इंटीग्रल dA होगी, और अगर मैं वो ना भी लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझो मेरी बात को, मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा। एरिया इज 0 to a dA which is equal to इंटीग्रल, बोलो, अरे 0 to y। पहले हम ये वाली एरिया निकालने जा रहे हैं ना, ये वाली एरिया, इसी का डबल कर लेंगे बाद में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, y dy हुआ ना, ये y डिस्टेंस पे डी, x dy हुआ, तो रूट ऑफ y बाई 3 dy, और y की वेरी कहां से कहां तक करेंगे? 0 से लेके 3 तक। 3 तक। इसका इंटीग्रल क्या है बोलो? इसका इंटीग्रल क्या है? तो रूट y बाई 3 का इंटीग्रल मतलब y बाई 3 रेज टू द पावर 3 2 by बाई 2 3। 3 by 2। अपॉन 3 बाई 2, एंड बिकॉज y की जगह y बाई 3 था, तो 1 बाई 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर। 1 बाई 3 से डिवाइड करना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरे को हमें इवेलुएट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, तो 0 से 3। अब देख लो क्या आया, ये बेसिकली आ गया तुम्हारा, ये देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ये इवेल्युएशन कर दो फटाफट, y बाई 3 रेज टू द पावर 3 बाई 2, 0 से 3। बोलो आंसर क्या है?
0 पर तो 0 आएगा, 3 पर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर रूट, रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 बाई 3 2 टाइम्स, यही आ रहा है? नहीं जी, ये कैसे आ रहा है यार? हाँ जी, आंसर कितना है? अरे y को 3 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा ना, और y को 0 पुट करेंगे तो 0, तो आंसर क्या है? 2 स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? यस सर, 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। हाँ, तो ये एरिया आई हमारी। तो एक्चुअल एरिया जो आएगी, एक्चुअल एरिया जो पूछी गई थी वो यहां से लेके ये पूरी एरिया थी, है ना? तो therefore required area is double of that. Required area is 2 times 2, that is 4 square unit. इसी एरिया को कैलकुलेट करने का मेरे पास एक दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका क्या था वो भी समझो। वर्टिकल के बजाय मैं हॉरिजॉन्टल एरिया एलिमेंट लेके भी कैलकुलेट कर सकता था, ऐसे कि लेट्स फिगर आउट दिस एरिया, ये वाली एरिया निकाल लो, और ये एरिया निकाल करके और इस रेक्टेंगल में से ये एरिया माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो वी कुड हैव गोन लाइक दिस मेथड 2। कैसे? पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, डिजायर्ड पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो ये वाला तुम्हारा था क्या, अब निकालना पड़ेगा ना, y को 3 है तो y को 3 पुट करो तो x क्या आएगा 1 और -1, तो -1 से 1, तो आप बोलेंगे ये बेस 2 यूनिट है, हाइट 3 यूनिट है, तो दिस एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू क्या, बोलो? 6 माइनस, हाँ, 6 माइनस इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 3x square dx, एंड दिस इज इजी टू इंटीग्रेट, है ना? तो 6 माइनस 3x स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x क्यूब, और इसको आप -1 से 1 इवेलुएट कर लो, क्या आ गया आंसर, बोलो अब? 6 माइनस 2, दैट इज 4 यूनिट। तो आप कई बार आपको लगेगा कि आपकी जो चॉइस ऑफ एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट की चॉइस जो है वो गवर्निंग होगी कि आप एरिया एलिमेंट वर्टिकल लेते हैं या एरिया एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लेते हैं। जैसे इस केस में हमने वर्टिकल एरिया एलिमेंट लेकर के काम किया रादर देन हॉरिजॉन्टल एरिया एलिमेंट, तो हमारा आंसर आसानी से आ गया। ऐसा एरिया एलिमेंट लिया यहाँ से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का। कई बार लोग ऐसे यहाँ पर एरिया एलिमेंट भी ले लेते हैं, ऐसे वर्टिकल एलिमेंट भी ले लेते हैं, ऐसे इससे भी कैलकुलेट कर जाते हैं। ये एलिमेंट की विड्थ क्या होगी dx, और हाइट क्या होगी, तो ये वर्टिकल y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, तो हम इसको सीधे 3 माइनस 3x स्क्वायर, समझ रहे हो, इंटीग्रल -1 से 1 करके इवेलुएट कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। करके देख लो, 3x माइनस x क्यूब एंड इवेलुएट अंडर द लिमिट -1 to 1, या ट्वाइस 0 to 1 भी कर सकते हैं क्योंकि इवन फंक्शन है। हाँ, तो 2 टाइम्स 0 to 1 भी कर सकते हैं क्योंकि 0 पर इवेल्युएशन ज्यादा आसान होता है, गलतियां नहीं होती। तो 0 पर तो 0 आएगा, 1 पर क्या आ रहा है देख लो आप, कितना आ रहा है 2 टाइम्स 3 माइनस 1 इज 2, एंड आंसर आ गया 4। तो आपके पास तमाम वेज हैं, बहुत सारे वेज हैं, आप अपने आप को फ्री रखो मेंटली। बेसिक आइडिया है कि एरिया एलिमेंट को कंसीडर करना और फिर उसको सम करना है इंटीग्रल की हेल्प से, दैट्स इट। तो एक्स एक्सिस एरिया निकालनी है निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस एरिया निकालनी है निकाल सकते हैं। मतलब जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें हमने बताया वो जरूर लिख दो कि इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यही नोट करके लिख दो जहां पर ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि टोटल ये वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों एरिया का सम होता है।
तो जहां पर x एक्सिस एरिया निकालनी है हम वहां पर y एक्सिस से निकाल सकते हो, जहां पर y से निकालनी है वहां पर x से निकाल करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं नेम करूं, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है, तो क्या फार्मूला बनेगा बोलो? तो मैं यहां पर वो फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है? प्लीज राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला बता, आप खुद बनाओ, आप खुद इसका एक फार्मूला लिखो कि अगर हम इनवर्स, क्योंकि इसको लिखने, ये मेथड को फॉलो करने का मतलब है एफ इनवर्स लाना पड़ेगा। अगर एफ इनवर्स लिखना पॉसिबल नहीं होगा तो व्हाट विल बी द फार्मूला? इफ एफ इनवर्स एक्स इज नॉट एक्सप्रेसिबल, ऐसे लिख दो, नॉट एक्सप्रेसिबल in terms of elementary functions, in terms of elementary functions, then the required area A हमारी जो आएगी वो क्या होगी? तो एरिया A will be, बोलो, area of rectangle OBCD minus area of rectangle, बोलो, OAEF। जब हमने बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया हटा दी तो इन दोनों एरिया का सम आ गया, दोनों एरिया का सम आ गया। तो उस सम में से हमें ये वाली एरिया माइनस करनी, कौन सी? ये वाली माइनस करनी, क्योंकि ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाली एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें इनवर्स फंक्शन की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो माइनस इंटीग्रल, ये एरिया कैसे निकलेगी बोलो? ये वाली एरिया कैलकुलेट करने का क्या जुगाड़ होगा? वर्टिकल एरिया एलिमेंट लेंगे ऐसे, यस सर, fx dx। fx dx माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स मॉड एफ एक्स डी एक्स लिख दिया मैंने, अंडर द लिमिट कहां से कहां तक? a to b। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें लेना पड़ेगा। मान लो ये स्मॉल ए है और ये क्या है? स्मॉल बी है, ए टू बी। तो हो जाएगा जी। अब अगर देखो तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया क्या होगी, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी एफ बी। और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए एफ ए। तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया क्या होगी बोलो? बी इंटू एफ बी, है कि नहीं? बी इंटू एफ बी। और उसमें से छोटे रेक्टेंगल के एरिया क्या होगी? ए इंटू एफ ए और माइनस ये फार्मूला हो गया तुम्हारा। फार्मूला मत बोलो, आप बोलो कि एक कॉन्सेप्ट है, सोचने का तरीका है कि अगर आप ये वाला नहीं निकाल सकते तो ये वाली एरिया निकाल करके और फिर माइनस करके भी काम कर सकते हैं। तो यू कैन गो बाय कैलकुलेटिंग दिस एरिया। तो आपकी चॉइस होगी कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। चले आगे, चले क्वेश्चंस पे चले। अब तो आपको Yes, sir. क्लियर समझ में आ गया, एक्स से एरिया निकालनी है, वाई से एरिया निकालनी है, या वाइस वर्सा। वाई से निकालनी है तो हम एक्स वाली निकालना प्रेफरेबल है तो कर लेंगे, अगर एक्स से निकालनी है तो वाई वाली निकाल करके और सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे। तो दिस डिस्कशन इज ओके। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to log x and axis of y between y0 and ye। जल्दी जल्दी आंसर करिए, तो अब फटाफट आंसर करिए। हाँ जी, लॉग का ग्राफ तो आप में से हर कोई कंफर्टेबली ड्रॉ कर सकता है। तो आपने लॉग का ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसे, y is equal to log x।
कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए? 0 से लेके कहाँ तक? ई तक। ये ले लो 0 से ई। हाँ जी, हाउ टू गेट दिस एरिया? आ गया? आंसर बोलो। अगर y log x है तो x क्या हो गया? x इज इक्वल टू ई की पावर y। तो ये जो लेंथ हुई वो e रेज टू द पावर y हुआ, और ये dy। तो अच्छा है जी, एरिया इज 0 to a dA। dA in our case will be e raised to the power y dy अंडर द लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके e तक इवेलुएट करना। क्या आंसर आया भाई? e raised to the power y का इंटीग्रल e to the power y इवेलुएटेड 0 to e, तो आ गया e raised to the power e -1। अब इसमें वर्टिकल एरिया एलिमेंट लेके करना जो है वो प्रेफरेबल नहीं था। वर्टिकल एरिया एलिमेंट लेके करना प्रेफरेबल नहीं था, क्योंकि अगर वर्टिकल एरिया एलिमेंट लेके हम कंसीडर करते तो ऐसे करते ना, और फिर हम ऐसे ये वाले रेक्टेंगल में से ये वाला रेक्टेंगल माइनस करते, नहीं ये पूरे रेक्टेंगल में से ये एरिया निकालते। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या आता? तो अगर x को e डालोगे तो y क्या होगा? नहीं, 1। y को e डालोगे तो x होगा e की पावर e। तो अगर आप ऐसा प्रेफरेंस लिया होता आपने कि भाई हम ये वाली एरिया पहले निकालेंगे और हम टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से ये माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, आंसर तो आ जाता। आपको ऐसे लिखना पड़ता ln x dx 1 से लेके e रेज टू द पावर e तक, और उस एरिया को आप टोटल एरिया, ये क्या है? ये रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती? तो हाइट है e और बेस है e टू द पावर e। बोलो। तो आप लिखते e टू द पावर e इंटू e में से माइनस करते। अब यहाँ पर देखो तो log x का इंटीग्रल करने के लिए आपको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये प्रेफरेबल नहीं, वो वाला ज्यादा कन्वीनियंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम करेंगे, कई बार ऐसा होगा कि जो ये वाला तरीके से जाएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें बाई पार्ट लगाना होगा, इधर वाला कर लेंगे तो बाई पार्ट अवॉइड हो जाएगा। तो वो सब आप अपना ध्यान में रख करके करेंगे कि कहाँ पर क्या मेथड हम इस्तेमाल करें, किस तरह के एरिया एलिमेंट को लेके चले, और एरिया एलिमेंट की चॉइस हमेशा आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। एंड दैट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि ये चॉइस इतनी आसान नहीं। इफ कर्व पासेस अक्रॉस एक्स एक्सिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब अगर फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल गिव द डिफरेंस ऑफ एरिया, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जैसे कुछ दूर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो अगर आप ए से बी डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एरिया नहीं मिलेगी, एरिया का डिफरेंस मिलेगा। फर्स्ट पॉजिटिव एरिया माइनस ये वाली एरिया, इसको बोलते हैं अलजेब्राइक समेशन ऑफ एरिया। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू गेट द एरिया वी हैव टू इंटीग्रेट मॉड एफ एक्स डी एक्स रादर देन एफ एक्स डी एक्स। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा हम मॉड ही लेके चलते हैं, हमेशा मॉड करके ही इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में भी किया था, इसलिए कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है जी? जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर करिए। फाइंड द एरिया enclosed by y is equal to
y is equal to mod of x minus 2 minus 1 and x-axis between x equal to 0 and x equal to 3. थ्री भी ले लेता हूं, x इक्वल टू 5 ले लेता हूं, 5. चलिए फटाफट आंसर बताइए जरा तो जल्दी से. मॉड x माइनस 2 माइनस 1, समझ रहे हो आप? मॉड x माइनस 2 का ग्राफ आपको पता है, मॉड x के ग्राफ को 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करके आ जाएगा. ऐसा कुछ. और इसको -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है इसको 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो. इस ग्राफ को शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 1 यूनिट. तो 1 यूनिट हमने इसको डाउनवर्ड ले लिया तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा. ऐसा. इसको हटा दो. अब हमें कौन सी एरिया चाहिए? ये 0 है. ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? 1. और ये कौन सा पॉइंट है? 2. ये 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5. ये है 5, ये है 4. ऐसी सिचुएशन है. यू आर लुकिंग फॉर दिस एरिया. आपको एरिया कौन सी चाहिए? कर्व और एक्स एक्सिस के बीच एरिया चाहिए ना. ये एरिया चाहिए पूरी. अब यहां हमें जरूरी नहीं है कि हम इंटीग्रेट करें. इंटीग्रल का जरूरत है क्या? डू आई नीड टू इंटीग्रेट इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एरिया? विदाउट इंटीग्रेशन भी आ जाएगा क्योंकि ये तो रेगुलर फिगर है. इंटीग्रल की जरूरत पड़ी इरेगुलर फिगर के एरिया कैलकुलेट करने के लिए. हालांकि इंटीग्रेट करके करेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन हमें इंटीग्रेट करना कतई जरूरी नहीं है. कैसे निकालेंगे एरिया को? ट्रायंगल के एरिया निकालना जैसे निकालते हैं. सिर्फ हमें क्या चाहिए? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? जल्दी बोलो. 0,1. ये पॉइंट का तो 1,0 देख ही रहे हो. ये पॉइंट का 2,-1 है. और ये वाला पॉइंट का 3,0 है. ये 1,0 है. और ये वाला पॉइंट का है 5,2. Yes, sir. तो एरिया बताओ. द रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये वाली एरिया जो है बेस 1 है, हाइट 1 है, तो हाफ वाले ट्राइंगल के एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल के एरिया क्या है? बेस 2 है और हाइट 1 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो 1. एंड प्लस ये वाले ट्राइंगल के एरिया क्या है? 5-3. बेस 2 है और हाइट भी 2 है, हाफ इंटू 2 इंटू 2. And therefore your answer is 3/2 plus 2. 3/2 plus 2, तो 7/2 यूनिट. तो जहां मुझे इंटीग्रेट करना होगा हम वही इंटीग्रेट करेंगे. हर जगह इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है विदाउट इंटीग्रेशन. हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, जैसे आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फाइंड दिस एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, तब तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखो. यूजिंग इंटीग्रेशन, कैन यू सजेस्ट मी कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन? यूजिंग इंटीग्रेशन आप बोलेंगे हमें चाहिए इंटीग्रल 0 to
कहां तक 5 क्या मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मॉड वाई डी एक्स ऐसे बोलो। बट हमें पता है कि फंक्शन एफ एक्स मॉड एफ एक्स कहां कहां वैल्यू या डेफिनेशन चेंज करेगा, तो 1 पर डेफिनेशन चेंज होगी, 2 पर, क्योंकि इसका मॉड ले लेंगे ना, इस पूरे का मॉड लेंगे ऐसे पूरा, तो यहाँ भी चेंज होगी और यहाँ भी चेंज होगी, 2 पर भी चेंज होगी, यहाँ भी चेंज होगी ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, ये कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स है। अरे इस फंक्शन को थोड़ा ऐसे कर लो बेटा, x अगर 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है तो आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1, तो x माइनस 3 हो जाएगा ना। अगर x 2 से छोटा है तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लाइन, और ये है 1 माइनस एक्स लाइन। तो हम यहां से यहां तक क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ये इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल 0 से 1, बोलो 0 से 1 तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, प्लस 1 से 2, 1 से 2 में क्या करेंगे, बिकॉज फंक्शन नेगेटिव है तो इसका मॉड लेंगे, तो 1 माइनस एक्स का मॉड क्या होगा, x माइनस 1, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ये ऐसे वाली एरिया निकालेंगे हम, ऐसे ये वाला एरिया। हाँ जी, तो 1 से 2 क्या लिखेंगे बोलो, x माइनस 1 डी एक्स, और 2 से 3 क्या करेंगे, 2 से 3, तो 2 से 3 तो हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया। अब ये फंक्शन था x माइनस 3, तो x माइनस 3 का मॉड, तो x 3 से छोटा है तो 3 माइनस एक्स डी एक्स, और 3 से 4, 3 से 5 क्या करेंगे, 3 से 5 क्या करेंगे, तो x माइनस 3 डी एक्स, और फिर कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर आएगा। लेकिन कितने पापड़ बेलने पड़े इसमें, आप हर जगह इवेलुएट, जैसे ये क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको हम 0 से 1 इवेलुएट करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, इसको हम 1 से 2 इवेलुएट करेंगे, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको हम 2 से 3 इवेलुएट करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, इसको हम 3 से 5 इवेलुएट करेंगे, फिर फालतू के कैलकुलेशंस करेंगे, आंसर आएगा। तो जब आपको ऑब्जेक्टिवली करना है तो nobody will prefer going like this, everyone has to learn reduce it like this, ऐसे ग्राफिकली फटाफट फिनिश करो। आई होप समझ में आ गई बात। तो ये भी क्लियर है, एंड देयरफॉर ये 2 क्वेश्चन के जल्दी आंसर करो और आज की ये डिस्कशन को आज क्लोज करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ फंक्शन और एक्स एक्सिस, फंक्शन और वाई एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस और फंक्शन कर्व के बीच के एरिया निकाल रहे हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर बिटवीन द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। क्विक जल्दी आंसर बोलो, क्या आया आंसर? सेवन बाई 3 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 ये है और x इक्वल टू 2 ये है, तो ये एरिया आपको चाहिए थी। ये तो आ गया इंटीग्रल 1 to 2 x square dx, and therefore it is x cube by 3 under the limit 1 to 2, so 8 by 3 minus 1 by 3, that is 7 by 3, correct? B part, find the area enclosed by y is equal to log 2x plus 1 and x axis between the ordinate x equal to minus half and x equal to 0। अब ये कर्व को समझो, ये कर्व को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या होगा इस कर्व का ग्राफ?
log 2x plus 1 का ग्राफ कैसा होगा? log of 2x plus 1 का ग्राफ कैसा होगा? कैसा ग्राफ होगा इसका? log 2x plus 1 का ग्राफ कैसा होगा? x इक्वल टू 0 पर log 1 0, log का ग्राफ ही होगा। x को 2x करने पर क्या होता है? स्ट्रेच होता है, कॉम्प्रेस होता है? कॉम्प्रेस होगा। और शिफ्ट भी होगा, तो शिफ्ट एंड कॉम्प्रेशन है। log x का ग्राफ है, x इक्वल टू -12 पर शिफ्ट कर देना उसको, और क्या ऐसा होगा, ऐसा। ये x इक्वल टू -12 है और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नजर ऐसा ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 1, और हमें ये x इक्वल टू -12 है, ये समझ लेना। अब हमें एरिया चाहिए -12, कौन सी एरिया चाहिए? तो वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया, वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया, ये वाली एरिया। इंफिनिटी तक, तो ये एरिया कैलकुलेट करनी है हमें। पहले तो एरिया ही आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये एरिया निकालने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो देखो, आप क्या बोलोगे, ये -12 है और ये 0 है, तो एरिया A विच इज इक्वल टू 0 टू A dA। अब dA अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, ऐसे वर्टिकल एलिमेंट लेते हो, तो आएगा इट इज इक्वल टू, लॉग की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ log ऑफ 2x प्लस 1 dx, और 0 टू -12 से 1, 0 -12 से 0, और फिर बिकॉज ये log की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटा देंगे और इसको लिखेंगे -12 से 1 0, और नेगेटिव ऑफ log ऑफ 2x प्लस 1, माइनस बाहर ले लो, -12 से 0, log 2x प्लस 1 का इंटीग्रल चाहिए हमें। अब यहां पर मैं शिफ्ट एंड कॉम्प्रेशन या स्ट्रेचिंग करेंगे, x को x/2 कर दो। x को x/2 करोगे तो क्या होगा, यहाँ 2 से डिवाइड होगा, स्ट्रेच हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा लिमिट, तो -1 से 0 log x प्लस 1 dx, और फिर शिफ्ट कर लो, तो शिफ्ट कर लोगे तो और आसान हो जाएगा, x-1, x की जगह x-1 करोगे, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो -12 इंटीग्रल 1 ऐड हुआ तो 0 से 1 log x dx। अब आप चाहो तो डायरेक्ट इवेल्युएट कर लो, चाहो तो log x को t पुट करके कर लो, जैसा आपको बेटर लगे। तो log x का इंटीग्रल बाई पार्ट से निकाल लो, तो आ जाएगा x ln x माइनस x, और इवेल्युएट कर लो 0 से 1 के बीच में। 1 पर तो आप देख ही रहे हो -1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो -1 इंटू -12 हाफ हो गया, माइनस, चलो मैं पूरा ही लिख रहा हूं, चलो आंसर निकाल के बता दो क्या है आंसर। तो इट इज -12 इंटू, हाँ जी, 1 पर -1 आया, माइनस 0 पर क्या प्लस है, हाफ। 0 पर ये क्वांटिटी की लिमिट 0 हो जाएगी, और ये तो 0 ही है तो 0 रहेगा, तो फाइनल आंसर आएगा हाफ। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड था जिससे मैं ये बाई पार्ट का जो ट्रबल है और इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का ट्रबल को अवॉइड कर पाता? एंड इफ यू ट्राई टू लुक इनटू दैट, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यस, आपके पास एक तरीका था जिससे आप ये चीज को अवॉइड कर सकते थे। कैसे? अगर आप ये एरिया एलिमेंट लेते ऐसे,
अगर ऐसे एरिया एलिमेंट को चूज किया होता आपने तो आप अवॉइड कर सकते थे। कैसे? अब मैं करके दिखा रहा हूं, इसको आपको सीखना है इसी बात को। ठीक है, हमने बोला कि लेट अस कंसीडर y डिस्टेंस पर dy विड्थ का हॉरिजॉन्टल एरिया एलिमेंट लो, तो एरिया आ जाएगी x, इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ है, इस एलिमेंट की ये जो लेंथ है इसको x मान लो, x, तो x dy, बट नाउ y वेरीज -∞ से 0। अब x कैसे आएगा? तो ये जो लेंथ x है ये कैसे आएगी? तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। मान लो ये वाला पॉइंट जो है वो x2 y2 है और ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला वो है x1 y2। तो ये x2 माइनस x1, x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। क्या आएगा भाई? x2 y2 का मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखो, x2 y2 का मतलब क्या है? y2 तो y है, तो हमने y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x2 प्लस 1 लिखा। तो यहां से e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1, तो x2 क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा e टू द पावर y माइनस 1 बाई 2। तो मैंने लिखा इट इज इक्वल टू -∞ से 0, x2 मतलब e रेज टू द पावर y माइनस 1 बाई 2, और x1 तो माइनस हाफ है, तो माइनस माइनस हाफ, माइनस माइनस हाफ, dx क्या आ गया बोलो? इट इज -∞ से 0, बोलो, माइनस हाफ प्लस हाफ, तो 1/2 e रेज टू द पावर y dy dx नहीं dy। अब इवेलुएट कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है? e टू द पावर y का इंटीग्रल e टू द पावर y है, उसको इवेलुएट करो आप -∞ से 0 और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। तो आई होप यू गॉट द आंसर। 0 पर e टू द पावर 0 1, तो हाफ इंटू 1 माइनस e टू द पावर -∞, तो आंसर आ गया हाफ। कौन सा आसान था? कौन सा इंटीग्रेट करना आसान था? सेकेंड वाला मेथड। तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हमेशा ये दोनों चॉइस होगी, आप एरिया एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लेके भी कर सकते हैं, वर्टिकल ले भी कर सकते हैं, आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जितना मैंने आपको अभी आज जो डिस्कशन हो गया, इसके बेसिस पर आपको अभी एरिया की गेम शेयर कर देंगे और टेक्सचुअल एक्सरसाइज। तो आप फर्स्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज और फर्स्ट गेम के क्वेश्चंस करेंगे, जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे कर जाएंगे आप। ठीक है जी, और बाय द टाइम जब तक एरिया चल रही है तब तक आप डेफिनेट इंटीग्रल पे भी काम करते रहिए। इनफैक्ट इनडेफिनेट डेफिनेट एरिया ये टॉपिक आप कैरी ऑन कर सकते हैं जब तक कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं खत्म होता, क्योंकि सब कनेक्टेड है, इंटीग्रल के एप्लीकेशंस पर हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा फास्ट करेंगे, पीछे के बैकलॉग को जितना कम रखेंगे उतना बेटर है। सो शैल आई क्लोज द कॉल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलो। सर ये एक बार ये दोबारा